ओके पिछली लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल। इस पार्ट में हम लोग करेंगे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल करने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो फटाफट क्लियर करने हैं और हम वही क्लियर करेंगे सिर्फ। पहली चीज़, अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इनामल में हमारे 96% इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है और हमारे पास में 4% वाटर होता है। एंड अलॉन्ग विद दीज टू फैक्ट्स हम एक चीज़ ये लिखते हैं दैट वी हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट या फिर वी से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये 3 लाइनें रियली इंपॉर्टेंट है इफ़ वी आर कंसर्न्ड विद द कंपोजिशन ऑफ योर इनामल। दैट व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनामल। इनामल में 96% इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स है, 4% हमारा वाटर है और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनामल में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली इनामल के स्ट्रक्चर में वो ऐसा कोई खास रोल प्ले नहीं करते। इनामल के जो हम प्रोटीन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे तो अगर हम इनामल के प्रोटीन्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इनामल के जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो 2 बेसिक ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किए जाते हैं। वन इज़ योर अमीलोजेनेंस एंड अनदर इज़ योर नॉन अमीलोजेनेंस। वन इज़ योर अमीलोजेनेंस एंड अनदर इज़ योर नॉन अमीलोजेनेंस। अमीलोजेनेंस जो होते हैं वो हमारे पास में हाउ मच, वन इज़ योर अमीलोजेनेंस अनदर इज़ योर नॉन अमीलोजेनेंस। अमीलोजेनेंस हमारे पास में 90% होते हैं और नॉन अमीलोजेनेंस हमारे पास में 10% होते हैं। अमीलोजेनेंस जो है उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अमीलोजेनेंस का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। मैं आपको ना इसको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करना है। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट। और जो अमाइनो एसिड्स अमीलोजेनेंस में इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? PGLH बोले तो योर प्रोलिन, योर ग्लूटामिन, योर ल्यूसीन एंड योर हिस्टिडीन, ठीक है। और हाई मॉलिक्यूलर वेट में जो प्रोटीन्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके इनामलिन। ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं प्रोटीन्स के बारे में बात कर रही हूँ। इनके जो इनके हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करा है, इसमें हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या आएगा? इनामलिन, अमीलोजेनिन और टफ्टलिन, ठीक है। और जो अमाइनो एसिड्स इनमें इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हमारे ग्लाइसिन, aspartic acid and the third one which is over there is your, which one? Let me write it over here only, serine। अब मैं आपको ना इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ क्योंकि क्या यार ये जो कंटेंट है ना ये टोटली बुक बेस्ड है एंड इसको याद करना आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखो इनामल के जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली कौन से हैं? अमीलोजेनेंस और नॉन अमीलोजेनेंस। इनामल के प्रोटीन्स में 90% अमीलोजेनेंस है और 10% नॉन अमीलोजेनेंस है। पहले मैं नॉन अमीलोजेनेंस के बारे में बताती हूँ। देखो नॉन अमीलोजेनेंस 10% यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले 10%। अगर हम एक पॉपुलेशन देखें, हाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब बहुत मोटे लोग पॉपुलेशन में 10% है। इसको आपको कैसे याद करना है कि 10% लोग पूरी पॉपुलेशन में, प्रोटीन्स की पूरी पॉपुलेशन में 10% लोग हैं जो बहुत बहुत मोटे हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट, राइट। आफ्टर दिस आपको ये कैसे याद रहेगा कि इसमें कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व आते हैं, कौन से प्रोटीन्स हैं जिनका नाम हमें इसमें मेंशन करना है। क्योंकि 10% है और बहुत मोटे लोग हैं तो वो खाते बहुत होंगे भैया, मोटापा तो खाने से ही चढ़ता है। तो दिस इज EAT यानी कि वो बहुत ज़्यादा ईट करते होंगे। EAT मतलब इनामलिन, अमीलोजेनिन एंड टफ्टलिन, ये 3 हमारे प्रोटीन्स हैं जो इसमें आएंगे। 10% लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटे क्यों हैं? बहुत ज़्यादा खाते होंगे और जब कोई बहुत ज़्यादा खा लेता है ना तो उसको गैस बहुत होती है, GAC, उसको क्या होगी? फिर उसको गैस होगी। तो दिस इज़ अ वे यू कैन मेमोराइज योर नॉन अमीलोजेनिन प्रोटीन। प्लीज़ वाइवा के टाइम पर ऐसा मत बोलना कि 10% मोटे लोगों को जो खाते बहुत हैं गैस होगी। आपको बस ये न्यूमोनिक याद रखना है कि 10% जो मोटे लोग हैं उन्हें खाते वक्त गैस ज़रूर होगी। 10%, 10% आर दी फ्रॉम इनामल प्रोटीन्स में 10% वो प्रोटीन्स हैं जो नॉन अमीलोजेनिन्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। इनामलिन, अमीलोजेनिन, टफ्टलिन ईट, इनामलिन, अमीलोजेनिन,
टफ्टलिन, ये प्रोटीन्स हैं। और कौन से अमाइनो एसिड्स इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड हैं? दैट इज़ योर ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड सीरीन। ठीक है, 10% मोटे लोग जो खाते बहुत है, गैस बहुत होगी, इसको आपको निमोनिक को खोलना है। 10% अमाउंट है, हाई मोलिकुलर वेट है, इनामिलिन, अमीलोजेनिन, टफ्टलिन आर द नेम ऑफ द प्रोटीन्स, और ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड सीरीन आर योर अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व इन दिस। अब हम अमीलोजेनिन्स पर आते हैं। अमीलोजेनिन्स का केस उल्टा है, 90% पॉपुलेशन है इनकी। ठीक है, 90% जब किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं, जो बच्चा 90% मार्क्स लाएगा वो खाता पीता तो क्या ही होगा, वो तो पढ़ता ही रहता होगा। तो 90% मार्क्स है, जब वो पढ़ता ही रहता होगा, जब 90% मार्क्स लेके आया, पढ़ता रहेगा, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो अपने आप कम होगा, वजन उसका कम होगा। लेकिन यार ऐसे लोग ना, हम जैसे लोगों को तो वो पागल ही लगते हैं। तो PAGL पागल है। ठीक है, दिस इज़ योर पर्सनल न्यूमोनिक। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे वाहियात न्यूमोनिक से। सीरियसली वो वाहियात है ये ना। मैंने कई बारी पेपर के पीछे न्यूमोनिक्स लिखती थी ऐसे, बट दिस इज एक्चुअली अ ट्रू न्यूमोनिक। अमीलोजेनिन्स में 90% इंक्लूड करता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और जो अमाइनो एसिड्स इसमें इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोलिन, ग्लूटामिन, ल्यूसिन एंड हिस्टिडीन। 90% मार्क्स लाया है तो खाता पीता तो क्या ही होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट, पतला दुबला सा होगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो ना, अगर वो पतला दुबला है तो वो पागल है। पागल ए ही तो नहीं है यार, इसमें PAGL होता है, तो पागल है। तो PGL है, पागल है। प्रोलिन है, ग्लूटामिन है, ल्यूसिन एंड हिस्टिडीन इज देयर। सो दीज आर योर इनामल प्रोटीन्स, जो हमें डिस्कस करने होते हैं कि इनामल में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद में हम इनामल की और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हमने बात करी इनामल के प्रोटीन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे उस हिस्से के बारे में जो क्या बना रहा है, 96% जो बना रहा है। जो 96% बना रहा है भैया, जो कंटेंट ज़्यादा है उसके बारे में भी बात कर लें। 96% बनाने वाला इनऑर्गेनिक कंटेंट जो हमारे इनामल में होता है वो कौन सा होता है? दैट इज़ योर हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, hydroxyapatite crystals, right? Hydroxyapatite crystals are forming 96% of our inorganic content. और इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, कैल्शियम Ca10PO4 whole 6 OH4 whole twice. Okay, PO4 OH4 6 2 आपको याद रखना पड़ेगा, Ca10PO4 whole 6 OH4 whole twice. ठीक है, दिस इज एक्चुअली योर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल फॉर्मूला। एक्चुअली क्या होता है यार, इसका ओरिएंटेशन क्या होता है? दैट सेंटर में आपका एक हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और सराउंडिंग में सराउंडिंग में आपके फोस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, एंड सराउंडिंग में आपके कैल्शियम मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक लेटिस स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। ठीक है, इनामल जो है इनामल रॉड्स की तरह अरेंज होता है, ऐसे हेक्सागोनल बेस होता है इसका। मैंने सही बनाया हेक्सागन? 1 2 3 4 5 6 7, मैंने तो 8 बना दिए यार। अब ठीक है ना, मैंने तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को ऑक्टागोनल बना दिया था, 8 मैंने साइड्स बना दिए थे। खैर एनीवेज, सो बेसिकली क्या होता है दैट एक हाइड्रोक्सिल आयन हमारा बीच में होता है, फोस्फेट आयंस और कैल्शियम आयंस उसकी सराउंडिंग में होते हैं। इनामल रॉड्स की फॉर्म में ये क्रिस्टल, बेसिकली हमारे इनामल जो है वो इनामल रॉड्स की फॉर्म में होता है, और उसका इनामल रॉड का जो बेस होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है। 1 2 3 4 5, आई मीन लिटरली कभी पेंटागन बन रहा है, कभी हेक्सागन बन रहा है, सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स। तो हेक्सागोनल बेस होता है इसका, हेक्सागोनल बेस है, और ये हमारा आयन ओरिएंटेशन है। एक्चुअली ये चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएंगी। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट जो हमारा आयंस है उसमें क्या होता है, दैट हमारे पास में जो कैल्शियम है उसको रिप्लेस करने वाला मैग्नीशियम है। मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम की जगह ले सकता है, और कार्बोनेट हाइड्रोक्सिल आयन की जगह ले सकता है। ठीक है,
जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना कि दो डुप्लीकेट होते हैं जो अलग अलग लाइफ जीते हैं, लेकिन जो है दोनों को अगर हम लोग क्रॉस लिंक कर दें, मतलब तू इधर आके रहे तू इधर आके रहे, तो उनका लाइफस्टाइल मैच नहीं करता और उनकी लाइफ में एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सिमिलरली यहाँ होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल में है, मैग्नीशियम उसे रिप्लेस कर सकता है, और जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सिल आयन है, कार्बोनेट उसको रिप्लेस कर सकता है। ये रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल है, लेकिन रिप्लेसमेंट होने के बाद में क्योंकि वो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रॉपरली फिट नहीं होते, इसीलिए क्या होता है, एक इनस्टेबिलिटी सी बनी रहती है। स्ट्रक्चर जो है इनस्टेबिलिटी शो करता है, स्टेबल नहीं होता स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या होता है, आपको एक पॉइंट और याद रखना है, दैट मैग्नीशियम और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम लोग सरफेस से डीपर रीजन्स में आते हैं, जैसे जैसे हम लोग इनामल की सरफेस से डेंटिनो इनामल जंक्शन की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है और फ्लोराइड की कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। अब हम इस पॉइंट को हमारे वो हार्डनेस वाले पॉइंट से रिलेट करने के लिए ट्राई करते हैं। देखो, हमने कहा था पॉइंट्स को रिलेट करना, हमने कहा था कि जैसे जैसे वो सरफेस से हम लोग डीपर रीजन्स में जाते हैं, हमारी हार्डनेस क्या होती है, कम होती चली जाती है। कम हो रही है मतलब सेंटर की तरफ कुछ ऐसा है जो कम हार्ड है, कम हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इसका मतलब है। और यही चीज़ हमने यहाँ भी देखी, अभी हमने केमिकल कंपोजिशन में भी देखा कि बाहर की तरफ, बाहर से इनामल की सरफेस से जब हम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो मैग्नीशियम और कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती चली जाती है। और हमने एक पॉइंट और क्या पढ़ा कि मैग्नीशियम और कार्बोनेट अगर हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पुअरली फिट करता है। मैग्नीशियम कैल्शियम की जगह होगा, कार्बोनेट हाइड्रोक्सिल आयन की जगह होगा। क्या है, ये प्रेजेंट तो है लेकिन इनके क्रिस्टल में होने की वजह से क्रिस्टल उतना स्टेबल नहीं होता। तो क्या होता है, सेंटर की तरफ ये दोनों ज़्यादा हो गए, ये दोनों जब सेंटर की तरफ मतलब नीचे डीपर रीजन्स की तरफ आते हुए जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, इन्होंने कैल्शियम और हाइड्रोक्सिल आयन की जगह लेना शुरू कर दिया, तो हमारे क्रिस्टल्स जो डीपर एरिया में प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े से कम स्टेबल होते हैं, और जब वो स्टेबल कम है तो उनकी हार्डनेस भी कम होगी, हार्डनेस भी कम हो जाएगी। और इसीलिए क्या होता है, और एक हमने पॉइंट पढ़ा था कि हाँ, मैग्नीशियम और कार्बोनेट जैसे जैसे हम लोग सरफेस से डीपर रीजन में जाएंगे, इनकी वजह से क्या है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब हमारे लैटिस में इनका अरेंजमेंट होना, हमारे क्रिस्टल्स में ये कैल्शियम की जगह ले रहा है, ये हाइड्रोक्सिल आयन की जगह ले रहा है। भाई जगह ले लेने से कुछ नहीं होता, उसकी जैसी प्रॉपर्टीज भी रखो। वो पुअरली फिट करता है क्रिस्टल में, और क्रिस्टल की स्टेबिलिटी होती है जो डिस्टर्ब कर जाती है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर जाती है, इसकी वजह से ऊपर से नीचे जाते की तरफ, सरफेस से अंदर आने की तरफ, डीपर सरफेस की तरफ आते तरफ हार्डनेस कम होती चली जाती है। अनदर प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, एक बात आप और याद रखना कि एक बार जब सरफेस एक्सपोज हो जाती है उसके बाद में जो कैरीज का प्रोग्रेशन है वो फास्टर रेट पर इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो हार्ड स्ट्रक्चर था वो निगला जा चुका है। अब हमारे पास कंपैरेटिवली एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, हमारे पास वहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बोनेट ज़्यादा हैं, जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं जो ईजिली तोड़े जा सकते हैं, पुअरली फिट हैं। तो हार्डनेस कम होने के साथ साथ ये जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ मूव करते हैं, बैक्टीरिया के लिए भी कैरीज कॉज करने के लिए ये एक सूटेबल जगह है। जो चीज़ ईंटों से और सीमेंट से मिलके जो दीवार बनी है उसको तोड़ना मुश्किल है। बाहर हमारे पास सीमेंट और ईंटें दोनों अच्छे से अरेंज है, हार्डनेस है, लेकिन अंदर आपने सीमेंट की जगह रेता लगा दिया, हल्की मिट्टी लगा दी, तो वहाँ आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। सीमेंट को रिप्लेस तो नहीं कर पाए ना आप। सिमिलरली अंदर जब मैग्नीशियम और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वहां पर हमारे क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो वो जो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, हार्डनेस अपने आप कम हो जाएगी। और एक हमने टर्म पढ़ा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब किसी भी मटेरियल का परमानेंट डैमेज होने से पहले, जैसे क्या होता है जब हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रेस, एक इंटरनल फोर्स बनता है, और वो इंटरनल फोर्स जब डेवलप होता है तो उसकी वजह से उस स्ट्रक्चर में कुछ डायमेंशनल चेंज आते हैं। अगर हम लोग वो फोर्स रिमूव कर देते हैं और वो स्ट्रक्चरल जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो वापस
उसको गेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, व्हेन आई अप्लाइड फोर्स टू दिस, इसमें अंदर इस बॉडी में एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा, और उस स्ट्रेस इंटरनल फोर्स जो डेवलप होता है उसकी वजह से इसकी डायमेंशन में कुछ चेंज आएंगी। सपोज इसकी डायमेंशन में ये चेंज आया, ठीक है, ये इसका डायमेंशनल चेंज हुआ, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसमें से फोर्स रिमूव करा वैसे ही ये अपनी डायमेंशन वापस आ गई। सो बेसिकली ये एक मटेरियल क्या हो गया, ये एक इलास्टिक मटेरियल हो गया। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में मतलब कि डैमेज, इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस टू द परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब ये चीज़ परमानेंटली डिफॉर्म कर जाए, परमानेंटली डैमेज हो जाए, उससे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड, जो रेजिस्टेंस हमें उस ऑब्जेक्ट का मिलेगा उसे हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर आपको देखा जाए तो जो मटेरियल जितना हार्ड होगा उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टिफ मटेरियल्स का, जो हमारे स्टिफ मटेरियल होते हैं, जो हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हार्डनेस के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ सम सॉर्ट ऑफ अबाउट इंफॉर्मेशन कि किस तरह से आपकी हार्डनेस डिक्रीज हो रही है। हार्डनेस डिक्रीज हो रही है क्योंकि हम लोग जैसे इनामल की सरफेस से डेंटिनो इनामल जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा जो कार्बोनेट है और जो हमारा मैग्नीशियम है, दे ट्राई टू रिप्लेस व्हाट, दे ट्राई टू रिप्लेस कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर, फ्रॉम देयर लेटिस स्ट्रक्चर। इसके बाद में एक चीज़ हमें और देखनी है, कभी आप नोट करना, एक पॉइंट आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, दैट योर इनामल, जब भी आपने इनिशियल कैरीज के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि जब भी इनिशियल कैरीज होती है वहाँ पे एक वाइट स्पॉट बन जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बड़ा फैक्ट कॉमनली पढ़ने को मिलेगा, जब डिहाइड्रेशन ऑफ ओरल कैविटी होता है तो बेसिकली आपका इनामल जो होता है वो ओपेक हो जाता है। डिहाइड्रेशन पर एक ट्रांसल्यूसेंट इनामल ओपेक हो जाता है। ऐसा क्यों कि एक ट्रांसल्यूसेंट इनामल ओपेक हो जाता है? बेसिकली जो हमारे इनामल रॉड्स होते हैं उनके आसपास वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। दीज आर आर इनामल रॉड्स। इनामल रॉड्स के आसपास वाटर फिल्ड होता है, और जब ये हमारे इनामल रॉड्स के आसपास वाटर फिल्ड होता है, ये जो वाटर है जब ये एयर से, डिहाइड्रेशन पर क्या है, पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जब हमारी ओरल कैविटी में डिहाइड्रेशन होती है, वाटर कंटेंट कम होता है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर वाटर की जगह एयर भर जाती है, राइट, वाटर की जगह यहाँ पर एयर भर जाती है। इसीलिए हमारा जो इनामल है वो ट्रांसल्यूसेंट से ओपेक स्ट्रक्चर हो जाता है, एंड ट्रांसल्यूसेंट से ओपेसिटी और ओपेसिटी से ट्रांसल्यूसेंसी, ये अभी रिवर्सिबल है, क्योंकि जब इसमें हम लोग डिहाइड्रेशन से वापस इनके लिए रिहाइड्रेटिंग सिचुएशंस हो जाएंगी, तो डिहाइड्रेशन से जैसे रिहाइड्रेशन पे आएगा वैसे ही हमारा ओपेक इनामल दोबारा से ट्रांसल्यूसेंट इनामल बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ना था इनामल के बारे में। अब हम फटाफट से एक बार देखते हैं कि हमने इस 10-15 मिनट में क्या क्या चीज़ें हैं जो रिव्यू कर ली और कौन कौन से ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर दे सकते हैं।